नमस्कार, द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद ब्रज, आप सबका स्वागत है। अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले काले धन से जुड़े कानून पर बात होगी। ऐसी संभावना है कि सरकार इसके सख्त प्रावधानों में कमी कर सकती है और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके बाद आईपीओज में रिटेल निवेशकों की घटती हिस्सेदारी पर बात होगी। लिस्टिंग गेन घटने की वजह से बीते 2 वर्षों के दौरान आईपीओज में रिटेल निवेशकों की भागीदारी में लगातार कमी आ रही है। अगली खबर टाटा ट्रस्ट में चल रहे टकराव को लेकर है। आशंका है कि टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर टाटा ट्रस्ट 2 गुटों में बढ़ चुका है। एक ग्रुप टाटा सन्स की लिस्टिंग के लिए दबाव बना रहा है। अगली खबर अमेरिका और चीन के बीच नए सिरे से छिड़ी ट्रेड वॉर को लेकर है। चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर सख्ती की है और बदले में अमेरिका ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। और अंत में अमेरिका के शटडाउन पर बात होगी। शटडाउन की वजह से अमेरिका में लोगों की नौकरियां जाने लगी हैं। लाखों कर्मचारियों को बिना वेतन वाली छुट्टी पर भेज दिया गया है। पहली खबर की ओर चलते हैं जो कि ब्लैक मनी से जुड़ी हुई है। जो कानून है उसमें क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है उस पर बात करेंगे। केंद्र सरकार ब्लैक मनी एक्ट में बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ आयकर अधिकारी के नेतृत्व में एक अतिरिक्त कमेटी का गठन किया जाएगा जो ब्लैक मनी एक्ट का अध्ययन करके अपनी राय देगी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट में कठोर प्रावधानों को घटाया जा सकता है। सरकार टैक्स रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए इस एक्ट में बदलाव के बारे में सोच रही है। सर, थोड़ा इसको समझाइए कि इस एक्ट को उदार करने की बात क्यों चल रही है। थोड़ा सा अजीबोगरीब फैसला लगता है जो प्रस्ताव आया है और चर्चा में है। आधिकारिक रूप से सरकार शायद इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी, लेकिन पहली बार सरकार एक बेहद सख्त ब्लैक मनी कानून को उदार करने जा रही है और इसके कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इनकम टैक्स से ज़्यादा कठिन है, उनको उदार करने की चर्चा चल रही है। जबकि हमने पिछले वर्षों में सुना है कि काले धन को लेकर किसी तरीके का समझौता नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो इसमें में उदार करने की बात चल रही है वो इनकम टैक्स एक्ट और ब्लैक मनी एक्ट के बीच पेनाल्टीज में, सजा में और स्क्रूटनी की व्यवस्था में अंतर है। स्क्रूटनी ब्लैक मनी के मामलों की इनकम टैक्स से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा सख्त है और इस पर ही शिकायत है। ऐसा माना जा रहा है। सरकार की तरफ का पक्ष है, जो कमेटी है उसका पक्ष है कि अगर ब्लैक मनी एक्ट को खासतौर पर बीएमए एक्ट को अगर उदार किया जाएगा तो सरकार के पास टैक्स के कुछ कलेक्शन बढ़ेंगे। जैसे कि इसमें कई सारी हर्डल्स हैं। टैक्स मनी जो स्विस और ऑफशोर बैंक अकाउंट्स में रखी हुई है, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट और टैक्स हेवेंस में रखी हुई है, एनक्लोज्ड इनकम में रखी हुई, ये सब इसके अंदर कवर किए जाते हैं। लेकिन इन प्रोविजंस के कारण जो पूरा एक्ट है, जो सख्त कानून है, उनके कारण पूरे एक्ट में लोग खुलकर अपनी चीजें नहीं बता रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कामकाज के कारण वास्तविक जानकारी सामने नहीं आ रही है। क्या बड़े बदलाव होंगे इस पर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन बेहद चर्चित और बड़ा कानून जो सरकार शुरुआत में जब आई थी, एनडीए सरकार सत्ता में तब लाई थी, उसे उदार करने की चर्चा जरूर शुरू हो गई है, जिस पर कई तरीके की बहस, अलग अलग तरीके की बहस खड़ी हो सकती है। अगली खबर की ओर चलते हैं। देश की टैक्स व्यवस्था में सुधार के लिए मोहनदास पई की अध्यक्षता में गठित पैनल ने 16वें वित्त आयोग को सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से वसूले जाने वाले सेस पर कैपिंग लगाई जाए। पैनल ने कुल रेवेन्यू कलेक्शन के 10% के बराबर सेस की कैपिंग का सुझाव दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि 10% की लिमिट पार होने पर सेस को राज्यों के साथ बांटा जाए। सर, हाल ही में जीएसटी कटौती की रोशनी में इस सिफारिश को कैसे समझा जाए। देखिए, ये पिटारा भी खुल ही गया। जीएसटी में कटौती से पहले से इस बात पर सरकार और राज्यों के बीच में विवाद चल रहा था कि केंद्र सरकार अपने घाटे की भरपाई के लिए सेस लगा लेती है और मुआवजा सेस लगा था जो कि अगले साल खत्म होगा। राज्य सरकारें लगातार अलग अलग मंचों पर इस बात के लिए की मांग करती रही है कि केंद्र सरकार को इस तरह से मनमाने ढंग से सेस लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए और अगर सेस लगाया जा रहा है, सरचार्ज या सेस लगाए जा रहे हैं, तो उन्हें राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। अभी जो सेस और सरचार्ज से रेवेन्यू आता है सेंट्रल गवर्नमेंट को,
वो राज्यों से नहीं बांटा जाता। अब जद्दोजहद इस बात की है कि जीएसटी में कटौती के बाद केंद्र और राज्यों को बड़ा नुकसान होने वाला है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान तो इसी साल होगा। जीडीपी के अनुपात में नुकसान काफी बड़ा है और राज्यों को काफी नुकसान होने वाला है। इस बीच वित्त आयोग की बैठक में वित्त आयोग अपनी सिफारिशों पर काम कर रहा है और वो राज्यों से बात कर रहा है जहां भी ये बात निकली है। तो मोहनदास भाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। जो समिति ने जो सुझाव दिया वो खासा महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो ये कि केंद्र सरकार को कितना सेस लगाना चाहिए, इसकी कोई सीमा तय नहीं है। वित्त आयोग से कहा गया है कि वो इस सीमा को तय करे जिससे कि केंद्र सरकार एक सीमा से अधिक सेस ना लगा सके। और अगर ये 10% से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा निकलता है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो सरकार का है, तो इसका जो शेष हिस्सा है उसे राज्यों के साथ बांट देना चाहिए। और इस तरह से सेस का मामला वित्त आयोग के पास पहुंच गया है। वित्त आयोग के लिए बड़ी उलझन है क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने मैंडेट में यह कहा है कि राज्यों का हिस्से में, केंद्रीय राजस्व में राज्यों के हिस्से में थोड़ी कमी की जानी चाहिए। इधर राज्य सरकारें इस बात की पेशबंदी कर रही हैं कि उन्हें न केवल ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, जो नुकसान हो रहा है जीएसटी में कटौती का वो भी केंद्र सरकार को उसको उठाए या किसी तरीके की मदद दे, बल्कि जो सेस लगाने लगा रही है उसमें बड़ा हिस्सा मिले। अब इसके बाद वित्त आयोग की रिपोर्ट खास तौर पर महत्वपूर्ण हो गई है देखने के लिए, क्योंकि जीएसटी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब वित्त आयोग जीएसटी आने और जीएसटी में बड़ी रियायत के बाद, कटौती के बाद केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के ढांचे का नया फार्मूला सुझाएगा। अगली खबर आईपीओ से जुड़ी हुई है। आईपीओ निवेश में लिस्टिंग गेन घटने की वजह से इस साल आईपीओ में रिटेल निवेशकों की भागीदारी कम हुई। आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो 2025 में अब तक आईपीओ में रिटेल निवेशकों का औसत सब्सक्रिप्शन 26.99 गुना रहा, जबकि पिछले साल ये 33.71 गुना था। पिछले साल रिटेल निवेशकों के लिए औसत लिस्टिंग गेन 29% दर्ज किया गया था, जो इस साल घटकर 8.41% पर आ गया है। सर, इसको बताइए कि रिटेल निवेशकों की भागीदारी के आंकड़े क्या बता रहे हैं? कि 2-3 महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। एक तो जो 75 आईपीओ लिस्ट हुए हैं उनमें जो आईपीओ का खुदरा कोटा था, रिटेल कोटा था, उसका का सब्सक्रिप्शन 25%, 26% से ऊपर नहीं गया, यानी पूरा रिटेल कोटा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि हाल में ही सेबी ने अपना एक चर्चा पत्र जारी किया था जिसमें रिटेल निवेशकों का कोटा घटाने की बात कही थी। हालांकि कोटा घटाया नहीं गया, लेकिन ये इसी से संकेत निकला था कि आईपीओज में छोटे निवेशक बड़ा हिस्सा नहीं डाल रहे हैं, बड़े हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन घट रहा है। जो बड़े आईपीओ आए 5-4 करोड़ से ज्यादा के, उनमें खुदरा बोली काफी कमजोर थी, कई में तो 10 गुना तक नहीं पहुंची। सब्सक्रिप्शन को अगर आप देखें टाइम्स में जितने टाइम सब्सक्रिप्शन होता है तो उसमें नहीं दिखाई दी। लिस्टिंग के गेंस में काफी कमी दिखाई दी। इसकी बड़ी वजह थी 2025 में जो आईपीओ की औसत लिस्टिंग गेंस थे वो 9% से नीचे रह गए, जबकि 2024 में 29% थे, जो 2023 में 27% थे। अक्टूबर 2025 में से 10 से 6 आईपीओ में जीरो या नकारात्मक लिस्टिंग गेन रहे। ये दो बड़े फैक्ट्स हैं जो ताजे आईपीओ के एनालिसिस से निकलकर हमारे सामने आते हैं, जबकि कुछ बड़े आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं। टाटा कैपिटल का आईपीओ आज लिस्ट हुआ है, एलजी की लिस्टिंग शायद कल होनी है। सर, आपसे यह भी समझना चाहते हैं कि रिटेल निवेशकों की जो भागीदारी घटने की प्रमुख वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो उन्हें अच्छे लिस्टिंग गेंस उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और वो लिस्टिंग गेंस ना होने के कारण निवेशक इस बात का इंतजार करते हैं कि मार्केट में लिस्ट होने के बाद स्टॉक करेक्ट होगा और तब इसमें वो भीतर हिस्सेदारी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ओवरऑल माहौल अच्छा नहीं है। कई सारे खराब क्वालिटी के आईपीओ आए हैं, जो एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड में जो छोटे आईपीओ आए उन्होंने सही सूचना नहीं दी। लिस्टिंग के बाद तमाम चीज़ें बाहर निकल कर आई, जिस वजह से निवेशकों को नुकसान हुआ और इसलिए म्यूचुअल फंड और एसआईपी की तरफ लोग ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें छोटे निवेशकों का तो सिप में रिकॉर्ड निवेश दिखाई दे रहा है। 2025 के मध्य में जो मासिक निवेश था वो 26,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया था, लेकिन इसके तुलना में आईपीओ की जो फ्रेंजी थी, जो आईपीओ की दीवानगी थी, वो छोटे निवेशकों के संदर्भ में कम हो रही है। बड़े निवेशकों का निवेश अभी भी बना हुआ है और इसलिए हमने 2-3 बड़े आईपीओ जो हाल में आए उनको अच्छा सब्सक्रिप्शन होते देखा है। अगली खबर की ओर चलते हैं। रिटेल ज्वेलरी चेन्स के पास ग्राहकों की तरफ से ज्वेलरी खरीद के लिए हर महीने एडवांस में दिए जाने वाले डिपॉजिट में पिछले साल कमी देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड को छोड़कर एक दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरीके से ज्वेलरी खरीद के लिए ग्राहकों की तरफ से
डिपॉजिट घटा हो। फाइनेंशियल ईयर 2025 में देखा जाए तो टाइटन के पास डिपॉजिट 19% घटकर 3458 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। वहीं रिलायंस रिटेल के पास देखा जाए तो डिपॉजिट 5% घटकर 333 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। सर, इस बार ज्वेलरी बिक्री के लिए दिवाली कैसी जाने वाली है? देखिए, ये एक संकेत होता है ज्वेलरी के लिए, जो तमाम बड़े ज्वेलर्स अपनी स्कीमें चलाते हैं डिपॉजिट की, उससे दिखाई देता है कि लोग कितने इंटरेस्टेड हैं। सोने के निवेशकों की दृष्टि से, ईटीएफ में निवेश करने वालों की दृष्टि से तो ये समय अच्छा है, बेहतर है, पर ज्वेलरी बायर्स के लिए बाजार अच्छा नहीं है। और अगर हम ताजे आंकड़े देखें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी अपने आंकड़े में कहा है कि भारत में जो वॉल्यूम का एस्टिमेट है डिमांड का, वो 200 टन के आसपास रहेगा। प्राइस चूंकि 2024 में 23% बढ़े थे और जनवरी से अभी तक 56% बाजार में सोने की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में सोने की खरीद तो, सोने और ज्वेलरीज की खरीद तो, रिटेल खरीद तो बाजार में नहीं होनी है। और ये बात हमें बाजार के भीतर लोगों से बात करके भी और बाजार कंपनियों के आंकड़ों के हिसाब से भी दिखाई दे रही है। कई सारी बड़ी ज्वेलरी कंपनियों के लिए इस त्योहारी सीजन में बहुत अच्छी मांग हासिल करना या सेल कर पाना मुश्किल होगा। इसके बजाय लोग गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में खरीदना और गोल्ड को निवेश के तौर पर खरीदना बेहतर देख रहे हैं। और इसलिए आप देखें, फिजिकल गोल्ड की बाइंग और डिजिटल गोल्ड की बाइंग में बड़ा अंतर दिखाई देता है। अगली खबर की ओर चलते, जो कि टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ है। टाटा ट्रस्ट ने टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एन चंद्रशेखरन लगातार तीसरी बार टाटा सन्स के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इस बार टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर टाटा ट्रस्ट में एक राय नहीं है। इस मामले पर ट्रस्ट 2 गुटों में बंट गया है। एसपी ग्रुप की अगुवाई वाली ग्रुप ने टाटा सन्स की लिस्टिंग के लिए एक बार फिर से रिजर्व बैंक के साथ संपर्क किया है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि टाटा ट्रस्ट की बैठक भीतर शांति रही, लेकिन अंदर का विवाद क्या है? टाटा समूह अपने रतन टाटा की मौत के 1 साल बाद गहरे विवादों में घिरा हुआ, और इसके भीतर विवाद इतने गंभीर हैं कि सरकार को दखल देना पड़ा। पहले चित्तों में एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को लें, क्योंकि एन चंद्रशेखरन दोनों गुटों के बीच में, टाटा समूह के दोनों गुटों के बीच में संतुलन करते हैं, तो उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। पहले समझते हैं कि टाटा समूह में गुट कौन कौन से हैं। एक गुट है जिसमें नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह हैं, और दूसरा जो गुट है वो मेहली मिस्त्री का है जो कि शपूरजी पोलनजी के वाले समूह के प्रभाव में है। इसमें प्रमीत जावेरी, जहांगीर, डेरियस खंबाटा है। इन दोनों गुटों के बीच में टकराव चल रहा है। 10 अक्टूबर की बैठक काफी हंगामाखेज होने वाली थी, ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि विजय सिंह जो कि नोएल टाटा के गुट में आते हैं, उनकी दोबारा बोर्ड में नियुक्ति को लेकर मेहली मिस्त्री के ग्रुप ने आपत्ति दर्ज कराई थी, और इसलिए उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद था। माना जा रहा था कि इसमें बड़ा विवाद हो सकता है, लेकिन बैठक शांतिपूर्ण रही। बॉम्बे हाउस में कोई ऐसा हंगामा नहीं हुआ। कहा गया कि बिजनेस एज यूजुअल था और चैरिटी के मामलों पर बात हुई। पर असली मुद्दा जहां फंसा हुआ है वो टाटा समूह की लिस्टिंग का, टाटा सन्स की लिस्टिंग का, और यही अंदर इसका तूफान है। शपूरजी पोलनजी ग्रुप की टाटा ट्रस्ट में करीब 18.37% हिस्सेदारी है। टाटा ट्रस्ट ही टाटा सन्स को चलाता है, जिसमें उसकी हिस्सेदारी 66% है, और टाटा सन्स के अंडर में 29 लिस्टेड कंपनियां हैं। 38 से 40 हजार करोड़ रुपए के आसपास का कारोबार है। ये पूरा ढांचा है। इस ढांचे के बीच में शपूरजी पोलनजी ग्रुप ये चाहता है कि टाटा सन्स की लिस्टिंग कराई जाए बाजार में। आरबीआई भी इसके पक्ष में है। शपूरजी पोलनजी ग्रुप को लिस्टिंग के पक्ष में वो इसलिए है क्योंकि उसे अपने कर्ज की बड़ी देनदारी है, उसे चुकाना है। तो लिस्टिंग होगी तो स्टॉक्स बेचने का मौका मिलेगा। करीब 10,000 करोड़ का कर्ज चुकाना है दिसंबर तक, अगले 2 महीने के भीतर। तो शपूरजी पोलनजी समूह को उसके लिए पैसे की जरूरत है, जबकि टाटा ट्रस्ट के बाकी सदस्य नोएल टाटा का ग्रुप लिस्टिंग का विरोध कर रहा है। सर, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि एसपी ग्रुप आखिर लिस्टिंग के लिए दबाव क्यों बना रहा है? एसपी ग्रुप को के 2 दबाव हैं। एक तो ये कि उसे पैसा चाहिए कर्ज के लिए, और दूसरी चीज ये कि वो ये चाहते हैं कि रतन टाटा के जाने के बाद अब कामकाज कारपोरेट गवर्नेंस के तौर पर हो, पारदर्शी हो। आरबीआई चूंकि लिस्टिंग के पक्ष में रहा है, आरबीआई ने 30 सितंबर की समय सीमा तय की थी, और तब तक वो लिस्टिंग की समय सीमा निकल गई। इसलिए एक तरह से रेगुलेटर्स का सपोर्ट मेहली मिस्त्री ग्रुप के पास है। एक और विवाद अंदर आया। टाटा इंटरनेशनल में 1000 करोड़ का निवेश हुआ, जहां से मेहली मिस्त्री ग्रुप ने इस पर आरोप लगाया कि नोएल टाटा के कहने पर यह फैसला
फैसला किया गया है, जबकि इसमें बराबर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं थी। तो अब बाकी चीजें तो नियुक्तियां और बाकी चीजें तो ऊपर से हैं। मुख्य रूप से जो प्रमुख विवाद है वह विवाद यह है कि नोएल टाटा समूह, नोएल टाटा का ग्रुप टाटा सन्स को प्राइवेट होल्डिंग कंपनी बनाकर रखना चाहता है, जबकि मेहली मिस्त्री का समूह टाटा सन्स को, इतनी विशाल भीमकाय कंपनी को बाजार में लिस्ट कराना चाहता है, सूचीबद्ध कराना चाहता है। इसके पीछे उनके अपने रुचि है, उनके अपने इंटरेस्ट है, क्योंकि जब उनके शेयर्स उसमें हैं, उनकी वैल्यू अनलॉक होगी। नोएल टाटा का समूह मानता है कि अगर टाटा सन्स लिस्ट हुई तो टाटा ट्रस्ट का नियंत्रण टाटा सन्स पर खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि 66% हिस्सेदारी है। जबकि बाकी सब जो पक्ष, दूसरा गुट है, वो मान रहा है कि टाटा ट्रस्ट के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है, फैसले ट्रांसपेरेंट नहीं, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी होल्डिंग कंपनी है, तो इसे कैसे एक क्लोज डोर स्ट्रक्चर में रखा जा सकता है। सर, आपसे यह भी समझना चाहिए कि टाटा सन्स की लिस्टिंग होगी तो क्या कुछ बदल जाएगा? ब्रज, अगर टाटा सन्स लिस्ट होती है तो भारत में कारपोरेट गवर्नेंस के लिहाज से बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। और भारत में इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं था। सेबी और आरबीआई ये चाहते हैं कि इतना बड़ा समूह, जिसके पास करीब $180 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू है, 29 लिस्टेड कंपनियां हैं जिनमें टाटा सन्स की हिस्सेदारी है, इसे इतने बड़े ग्रुप को कैसे प्राइवेट होल्डिंग स्ट्रक्चर में, ट्रस्ट के स्ट्रक्चर में कैसे रखा जा सकता है? पारदर्शिता का तकाजा है, ट्रांसपेरेंसी का तकाजा है कि इसे लिस्ट होना चाहिए, और इसीलिए भारत के नियामक टाटा सन्स को लिस्ट करने की बात पर बराबर दबाव दे रहे हैं, क्योंकि इसके लिस्ट होने के बाद आपको टाटा सन्स में कामकाज के तरीके पता चलेंगे, बैलेंस शीट्स पता चलेंगी, टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के कामों में पारदर्शिता आएगी। एसपी ग्रुप जैसे जो समूह है वो इसलिए चाहते हैं कि उससे उनकी वैल्यू अनलॉक होगी, उनके शेयरों की कीमत बाजार में पता चलेगी, और इन्वेस्टर्स के लिए भी वैल्यू अनलॉक होगी। जैसे हमने शुरुआत में बताया कि नोएल टाटा ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे उनका नियंत्रण कम होगा। अगर आईपीओ आता है तो शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, क्योंकि टाटा सन्स की वैल्यूएशन बहुत बड़ी हो सकती है। अलग अलग आकलन बाजार में तैर रहे हैं। तो अब ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णायक बिंदु पर पहुंच गया है टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स का विवाद, जिसमें एक तरफ, जिस तरफ भी जाएगा उस तरफ बाजार में कंपनियों के लिए अलग अलग तरीके के असर होंगे। दुविधा यह है नियामकों की, सरकार की तरफ से जब दखल दिया गया इसमें तो उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इस विवाद के कारण बाजार में टाटा का समूह की कंपनियों पर गिरावट का आती हुई ना दिखाई दे। हमने देखा भी है टाटा समूह के स्टॉक्स में पिछले दिनों में गिरावट भी आई, हालांकि उसके कारण इससे अलग अलग थे। तो इतना बड़ा समूह है, मुख्य रूप से स्ट्रेटेजिक समूह है शेयर बाजार के लिए, तो सहमति से फैसला बनाने की कोशिश की जा रही, पर लिस्टिंग पूरी तरह से केंद्र में है। और बाजार में निवेशकों के निगाह में सवाल है कि क्या टाटा सन्स लिस्ट होगी बाजार में, या नोएल टाटा का समूह किसी तरह से इस बार फिर इसे बचा ले जाएगा और टाटा सन्स प्राइवेट होल्डिंग कंपनी के तौर पर इस स्ट्रक्चर में बनी रहेगी। सर, एक और सवाल है कि रतन टाटा का भी दौर हमने देखा था, तो रतन टाटा के दौर के बाद टाटा ग्रुप में बदल क्या गया है? ब्रज, रतन टाटा समूह का विवाद काफी जटिल है। देखिए, रतन टाटा को गए 1 साल भी नहीं बीता, पहली पुण्यतिथि के बाद ही सारे षड्यंत्र और सारे झगड़े और सब तरीके के विवाद निकलकर सामने आ गए बोर्ड में। तो रतन टाटा जब तक थे तब तक उन जो सहमतियां बनी थी वो उनके कद पर निर्भर थी, व्यक्तिगत रिश्तों पर निर्भर थी। अब पूरे बोर्ड में उनके जैसा कद्दावर तो कोई व्यक्ति है नहीं, और जो बोर्ड को चलाने वाले टाटा ट्रस्ट के लोग हैं उनकी अपने अपने पृष्ठभूमि अलग हैं, उनके वैचारिक पृष्ठभूमि अलग हैं, उनमें बहुत सारे अलग तरीके के लोग हैं। तो इसलिए विवाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बुनियादी एजेंडे पर है, जिसे आमतौर पर शायद पहले सवाल उस पर नहीं उठाया जाता था जब रतन टाटा मौजूद थे। वित्तीय फैसलों पर है, जैसे मैंने टाटा इंटरनेशनल के फैसले का जिक्र किया, और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पर है, जो टाटा ट्रस्ट के शेयर होल्डर्स भी हैं और जो टाटा सन्स के शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट पे है। तो इसलिए अब बोर्ड के सदस्य सहमति के बजाय कानूनी उपायों का, तमाम तरीके के लीगल मामलों की चर्चा कर रहे हैं। और जटिलता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि एसपी ग्रुप की 18.37% हिस्सेदारी है, और इसे कर्ज चुकाने के लिए पैसा चाहिए। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि मतभेद नहीं रुके तो टाटा सन्स के फैसले कमजोर होंगे, 29 सूचीबद्ध कंपनियां हैं, निवेशकों के इंटरेस्ट प्रभावित होंगे। टीसीएस पहले से ही परेशान है अमेरिका में ट्रंप के नियमों से। इस साल टाटा समूह की मार्केट वैल्यू में भी करीब $75 बिलियन के आसपास की कमी आई है। तो रतन टाटा वाला दौर तो बिल्कुल नहीं है जो कि इस बोर्ड को एकजुट रख सके या बना सके, इसलिए यह विवाद काफी निर्णायक मुकाम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है।
अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिका और चीन के बीच नए सिरे से ट्रेड वॉर छिड़ गया है। पहले चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को लेकर कई तरह की सख्ती घोषित की और उसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि 1 नवंबर से चीन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। सर, अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरह से चीजें चल रही है, तनाव बढ़ रहा है, तो क्या अमेरिका और चीन में क्या ये सौदेबाजी की नीति लग रही है? अभी तो ब्रिज सौदेबाजी की नीति लग रही है, क्योंकि सियोल में एक बातचीत होनी है ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच। होगी कि नहीं होगी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोनों देश सामने पॉस्चरिंग में एक दूसरे को घेरने की और अधिक से अधिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं। कोशिश जैसे ट्रंप ने शुरू किया, टेक एक्सपोर्ट पर, एआई चिप्स पर पाबंदियां लगाई, तो फिर चीन ने भी अपनी तरफ से रेयर अर्थ पर एक्सपोर्ट के नए कंट्रोल लगा दिए। उसके बाद फिर शिपिंग पर, ट्रेड पर पाबंदियां लगाई गई। तो ये दोनों देश एक दूसरे के पैतरे जानते हैं। दोनों देशों को ये पता है कि ये इस तरीके की पेशबंदी से अधिक रियायतें हासिल की जा सकती हैं। इस साल मई और अगस्त में ऐसा ही हुआ था। तो बाजार में बेचैनी भले ही आई हो, पर अगर आप पीछे पलट कर देखें तो मई और अगस्त में इससे ज़्यादा टकराव था। फिर दोनों मेज पर बैठे, टिकटॉक पर अमेरिका का नियंत्रण हो गया और चीन ने अमेरिका को निर्यात में रेयर अर्थ के निर्यात में नई रियायतें दे दी। तो माना जा रहा है कि जो नया टकराव है, ये टकराव एक डील में बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए और अपने पक्ष में अधिकतम चीजें कराने के लिए हो सकता है। दूसरी चीज ये कि दोनों देश एक दूसरे की कमजोरियां भी समझ रहे हैं और उस कमजोरियों के हिसाब से भी पेशबंदी कर रहे हैं। तो इसलिए घोषणा के अगले ही दिन 48 घंटे बाद आपने देखा कि अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं, बातचीत करेंगे और चीन के रुख पर निर्भर है कि बातचीत कैसे होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी तरफ से अपने ट्रुथ सोशल पर एक ट्वीट किया जो कि थोड़ा मामले को शांत करने की कोशिश था। तो ये बेहद मजबूत पेशबंदी है चीन और अमेरिका के बीच व्यापार की संधि की तरफ बढ़ने के लिए। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पर्दे के पीछे दोनों की बातचीत क्या हो रही है, क्या बातचीत चल रही है? साथ ही सर ये भी बताइएगा क्या संभावित समझौता हो सकता है? कितना भी टकराव हो, बाजार कितना भी कांपे, घबरा जाएं, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों के बीच बातचीत हो रही है और इसलिए शायद बाजारों ने उस दिन पिछले सप्ताह बड़ा रिएक्शन किया। क्रिप्टो बाजार में तो बड़ा कत्लेआम हुआ, बड़ी गिरावट आई। बाजारों का रिएक्शन थोड़ा ज्यादा नीजर था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी आदत है। पर दोनों पक्ष अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे पीछे बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका की इच्छा ये है और कोशिश ये है कि मैक्सिमम रेयर अर्थ मिल सके जिससे कि इंडस्ट्री को असर ना हो। चीन का मानना है कि उसे सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट के लिए जो तकनीकें हैं उन पर कोई अवरोध ना लगाया जाए। एक लेन देन का मुद्दा यह है जिस पर बातचीत चल रही है और यही सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। इस बार भी जो नया टकराव शुरू हुआ इन्हीं दोनों मुद्दों पर हुआ। अमेरिका चाहता है कि कृषि पे, ऑटो पे, ऊर्जा उत्पादों पे चीन के बाजार में बड़ी जगह मिल जाए। चीन ट्रंप से कह रहा है कि पूरे 100% टैरिफ और पहले के 30% टैरिफ पूरी तरह हटा दिए जाएं। जब ये हटा दिए जाएंगे, प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे, पोर्ट शुल्क खत्म हो जाएंगे, तब चीन के अमेरिका के सामानों को चीन के बाजार में आने की इजाजत दी जाएगी। यूएस चाहता है कि आईपी चोरी बंद हो, जबरन टेक ट्रांसफर हो, क्लाउड फाइनेंस के लिए बाजार पहुंचे। चीन का कहना यह है कि पहले हमारे ई कॉमर्स के लिए बाजार खोला जाए, फिनटेक के लिए बाजार खोला जाए जिससे कि चीन के सामान बाजार में पहुंचे। चीन ये चाहता है कि अमेरिका के दबाव पर चीन इस बात के लिए तैयार है कि वो सोयाबीन खरीद सकता है अमेरिका से, तेल और गैस के लिए नया समझौता कर सकता है, लेकिन बड़ी रियायतें दी जाएं। यह पेशबंदी चल रही। जो संभावित समझौता हो सकता है, जहां तक जिस तरफ बढ़ने की चीजें दिख रही हैं इस पूरे टकराव के बाद, जिसकी उम्मीद की जा रही कि शायद अक्टूबर में अगर कोई बातचीत होती है और संबंध और ज्यादा बिगड़ते नहीं है तो चीन करीब 200 से 400 अरब डॉलर के इंपोर्ट की पेशकश कर सकता है। कुछ टैरिफ कम कर सकता है, ब्लैक लिस्टिंग में राहत दे सकता है, जिसमें कि मर्चेंडाइज भी होंगे, एनर्जी भी होगी और एग्रीकल्चर भी होगा। लेकिन चीन अगर रेयर अर्थ और बैटरी के खनिजों की बड़ी आपूर्ति की गारंटी देता है तो यूएस नए टैरिफ कम कर देगा। ग्रीन कॉरिडोर पर, बैटरी सोलर सप्लाई पर, इन चीजों पर कोई सहमति बनती दिखाई दे सकती है। तो ये पूरी पेशबंदी है जो चल रही है। सबकी निगाहें अब सियोल की बैठक में है कि क्या वहां शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे या नहीं। सर, एक चीज और आपसे समझना चाहिए, क्या चीन ट्रंप की कमजोरी का फायदा उठा रहा है?
दोनों एक दूसरे की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं ब्रज। देखिए, चीन को यह पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, लोकप्रियता घट रही है, महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, शटडाउन के कारण अमेरिका में चुनौतियां बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इमिग्रेशन के अभियान चला रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उसका बुरा असर उनकी छवि पर पड़ रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि चीन में आर्थिक उत्पादन तेजी से गिर रहा है, गहरा स्लोडाउन है, फैक्ट्री आउटपुट में गिरावट है, और अमेरिका को अपनी इतनी बड़ी चीन को अपने इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नया बाजार चाहिए। तो दोनों एक दूसरे की कमजोरी समझते हैं। चीन थोड़ा आगे बढ़कर इसलिए खेल रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा बड़े रिसीविंग एंड पर मौजूद हैं। जितनी महंगाई चीनी सामानों पर बढ़ेगी, अमेरिका में उतनी महंगाई मिलती रहेगी। इसीलिए दोनों पक्ष कह रहे हैं, अमेरिका ने कहना शी से मिलने को कोई कारण नहीं है, पर बैक चैनल से बात होती रहे। चीन ने कहा कि हमें टैरिफ युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन हमारे नियंत्रण जायज़ हैं। तो ये जंग अभी थोड़े समय तक, ये खींचतान, ये नाटक, ये पेशबंदी, ये तेवर, ये तुरशी थोड़े समय तक जारी रहेगी और बाजार इसमें डरते कांपते रहेंगे, ऐसा लगता है। अगली खबर अमेरिका में शटडाउन से जुड़ी हुई है। अमेरिका में शटडाउन की वजह से नौकरियों में छटनी शुरू हो गई है। डेमोक्रेट सांसदों पर दबाव बनाते हुए ट्रंप प्रशासन ने करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को बिना वेतन वाली छुट्टी पर भेज दिया। इसके अलावा करीब 4,000 फेडरल कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है, जिनमें 1,000 कर्मचारी अमेरिका के ट्रेजरी विभाग में काम करते थे। सर, अमेरिका में छटनी को लेकर क्या परिस्थिति नजर आ रही है और शटडाउन कैसे लागू हो रहा है? कि 1 अक्टूबर से शटडाउन शुरू हुआ और अब वो खुलकर सामने आने लगा है। आप ये कहें डोनाल्ड ट्रंप का डिज़ाइन था, एजेंडा था। शटडाउन इससे पहले भी होते रहे हैं, जैसे हमने पिछले कार्यक्रमों में बताया था, लेकिन जितने दिनों में वो शटडाउन चलता था और सत्ता पक्ष और विपक्ष, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के बीच में जब तक सहमति नहीं बनती थी, तब तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जाती थी, उनको फरलो पर भेज दिया जाता था, बगैर वेतन वाली छुट्टी पर भेज दिया जाता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अब स्थायी छटनी कर रहा है, उन्हें स्थायी तौर पर नौकरियों से निकाल रहा है। करीब करीब 7 एजेंसियों में 10 अक्टूबर तक फेडरल डिपार्टमेंट्स में 4200 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी हुई है और व्हाइट हाउस ने कहा है कि छटनी आगे और बढ़ेगी। हेल्थ सर्विसेज में, ट्रेजरी में, एजुकेशन में, कॉमर्स में सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी छटनी हुई है। कई सारे जो कॉन्ट्रैक्टर संघ के साथ फेडरल अमेरिका के साथ फेडरल सिस्टम के साथ काम करते थे, उनको भी छटनी का शिकार होना पड़ा है। 7,50,000 कर्मचारी करीब ऐसे हैं जिनकी जो छटनी के दायरे में आ सकते हैं और इसके बड़े असर हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर ने एनालिसिस किया है तमाम खबरों का, बातचीत की गई है, चाहे चीन अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर को हो या फिर अमेरिका में छटनी की बातचीत हो, इसके अलावा आईपीओस पर भी विस्तार से एनालिसिस किया। सर, तमाम खबरों का इतना विस्तार से एनालिसिस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। यह हम बोनस पॉइंट शो है, इस दौरान तमाम खबरों का अंशुमान सर विश्लेषण करते हैं, तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और द बोनस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।